Assalamu alaikum dear students, this is Saddam Hussain Maksi and I welcome you all once again to the platform of Torchbearer CSS Academy। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपने कैसे चूज़ करने चाहिए। मोस्टली जैसे ही स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाता है तो उसके बाद उसको सबसे ज़्यादा जो फिक्र होती है वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की होती है, और जब भी वो अकेडमी पे आ रहे होते हैं या फिर विज़िट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं कि सर हमने फ़िज़िक्स अपना फाइनलाइज़ कर लिया है, या फिर हमने मैथमेटिक्स अपना फाइनलाइज़ कर लिया, या फिर केमिस्ट्री हमने फाइनलाइज़ कर ली, ये सब्जेक्ट्स हमने चूज़ कर लिए हैं। आज की इस क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स खुद से जल्दी फाइनलाइज नहीं करने हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने के कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, कुछ क्राइटेरिया है जो कि आपने मीट करना है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप खुद से डिसाइड नहीं करें कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करने हैं। आप सिंपली अपने मेंटोर के पास जाएँ, आप उनको अपना एकेडमिक बैकग्राउंड वगैरह बताएँ। उसके बाद एक डिस्कशन होगी, आपके राइटअप्स, असेसमेंट होगी, आपकी चेकिंग होगी, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना एक सेकंड स्टेप है, लेटर ऑन वाला स्टेप है जो कि हमने बाद में लेना होता है। जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है, आपने प्रॉपर टाइम लेना है, उसके बाद आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने चूज़ करने हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आपका मिनिमम ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें मिनिमम इनपुट हो और मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सके। मतलब कि आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन एक सब्जेक्ट के ऊपर लगाएं और वो सब्जेक्ट आपको मैक्सिमम स्कोर दे सके, जिसका सिलेबस भी शॉर्ट हो, उसके इजीली बुक्स भी अवेलेबल हों, मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो जाए, उसके एमसीक्यूज़ भी आप इजीली प्रिपेयर कर सकें, और उसके अलावा वो सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप भी कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल रिलेशंस आपने एक ऑप सब्जेक्ट है जो कि ऑप्ट कर लिया है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पार्ट 2 है, यानी कि 100 मार्क्स का पार्ट 2 जो है, वो यूरोपियन हिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहा होता है, जिसमें हम नाज़िज़म, फाशिज़म, लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन, ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं, और वही टॉपिक्स हम यूरोपियन हिस्ट्री के पार्ट 2 में भी पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट आपका यूरोपियन हिस्ट्री और आईआर ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो जब भी आप आईआर सब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके साथ यूरोपियन हिस्ट्री आपने सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट हैं जो कि ये देख रहे होते हैं कि स्कोरिंग ट्रेंड कौन सा है, कि आजकल कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोर दे रहा है, कौन से सब्जेक्ट में कम स्कोर आ रहा है। तो आई वुड से कि इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, स्कोरिंग ट्रेंड को आपने नहीं देखना है। आपने ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका प्रॉपर वे में जल्दी कवर हो सकता है, और जितना सब्जेक्ट आपने ज़्यादा कंसोलिडेट किया होता है वो सब्जेक्ट आपको स्कोर दे रहा होता है। तो आपने स्कोरिंग ट्रेंड के पीछे नहीं जाना है, आपने ये देखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट में क्रिटिकल थिंकिंग अपनी बिल्ड कर पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिटिकल एनालिसिस अपनी बिल्ड नहीं कर पा रहे होते, वो चाह रहे होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्रैम कर लें, रटा लगा लें और एग्ज़ाम में हम जाकर बैठें। तो ये डिपेंड कर रहा होता है, और ये सारी चीज़ें आपको टीचर ही बताएगा कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा सूटेबल हैं। हर स्टूडेंट को हम सेम ऑप्शन सब्जेक्ट्स जो है वो रिकमेंड नहीं करते कि यही सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने चूज़ करने। स्टूडेंट टू स्टूडेंट सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक बैकग्राउंड, उनकी फैकल्टीज़, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं जब आप ऑप्शन सब्जेक्ट में फाइनलाइज कर रहे होते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपने खुद से डिसाइड नहीं करना है, अपने मेंटर के पास जाना है, उनसे आपने गाइडेंस सीख करनी है। उसके बाद आपने अपने ऑप्शन सब्जेक्ट्स फाइनलाइज करने हैं, और फाइनलाइज करने के टाइम पे आपने देखना है कि कम से कम टाइम लगे उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में, मटेरियल भी अवेलेबल हो, उसका नोट्स भी इजीली बन जाएँ उसके, और ये भी आपने इंश्योर करना है कि वो सब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसे कि आपको पता है कि टॉर्चबेरर सीरीज अकेडमी ऑनलाइन और ऑन कैंपस मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रही है। आपके मॉक टेस्ट सीरीज राइट आफ्टर ईद स्टार्ट होंगे और सेकंड मई से स्टार्ट होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मॉक टेस्ट सीरीज देने में तो गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सद्दाम हुसैन मक्सी एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्चबेरर सीरीज अकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। सीएसएस के अंदर लिखने का कितना रोल होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो स्टूडेंट्स जो कि सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो स्टूडेंट्स जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनमें क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर ओवरऑल ये रिटन एग्जाम है तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देन फियर ऑफ राइटिंग, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और लिखते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, और अगर हम नहीं लिख रहे होते तो हमें नुकसान क्या होगा, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है। और आप अगर सीएसएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। तो मे बी ये आपका सेकंड अटेम्प्ट हो या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट हो। अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है तो पहली मिस्टेक से आपने पहले अटेम्प्ट की मिस्टेक से सीखना है और वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सेम है, मिस्टेक्स सेम रिपीट करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट भी सेम ही आएगा। तो अगर आप डिसअपॉइंटमेंट को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो कुछ चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है और इस बार आपने अपनी स्ट्रेटजी प्रॉपर बना के एग्जाम में जाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। सीएसएस के इम्तिहान के अंदर लिखने का कितना बड़ा रोल होता है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। नंबर 1 इसका पॉइंट होगा कि वो स्टूडेंट जो कि सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो स्टूडेंट जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनमें क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस है लिखने का।
जो स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर जाते हैं, जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो लिख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एग्जाम लिखने का है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख के ही एग्जाम पास कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स अनसक्सेसफुल हो जाते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो सिंपली क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद एक दो एसेज अटेंड किए, एक दो क्वेश्चंस वगैरह अटेंड किए, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लिए, आउटलाइंस कुछ प्रिपेयर कर ली और वो एग्जाम में जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो एग्जाम में जाके अपना पहला एसे लिख रहे होते हैं। इन चीज़ों को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है और इस रॉन्ग प्रैक्टिस को आपने अवॉइड करना है। नंबर 1, तो जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं और जो स्टूडेंट्स अनसक्सेसफुल होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है लिखने का। अनसक्सेसफुल स्टूडेंट लिख नहीं रहे होते, वो नहीं अटेम्प्ट कर रहे होते, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कोई एसेस वगैरह अटेम्प्ट नहीं कर रहे होते, और जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं वो लिख रहे होते हैं। ये तो पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? वो स्टूडेंट्स जिनकी गलत स्ट्रेटजी है वो क्या कर रहे होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर रहे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे, रिकमेंडेड किताबें भी पढ़ेंगे, इवन उसके अलावा भी किताबें पढ़ेंगे, जैसे वाई नेशंस फेल, 21 लेसन्स ऑफ 21st हिस्ट्री, लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, बहुत सारी किताबें वो पढ़ लेते हैं, उनके नोट्स वगैरह भी प्रॉपर बना लेते हैं। लेकिन वो गलती क्या करते हैं? वो लिख नहीं रहे होते। बेशक आप 10 किताबें पढ़ें, 20 किताबें पढ़ें, 30 किताबें पढ़ें, लेकिन अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो एग्जाम फिर भी आपका पास नहीं होगा। और ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया जा सकता है। जैसे इस बार हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक किया, पास किया। क्या डिफरेंस था उनके बीच में और वो स्टूडेंट जो पास नहीं कर पाए? सिंपल, लिखने का डिफरेंस था। वो स्टूडेंट्स लिख रहे थे, बहुत ज़्यादा लिख रहे थे, राइटिंग प्रैक्टिस उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो ये लिखने का इम्तिहान है, तो डेफिनेटली आपने स्टडीज़ के ऊपर भी फोकस करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने लिखने पे भी फोकस करना है। जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आप इनिशियल फेज में स्क्रैच से आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की है, तो डेफिनेटली पहले आपका फोकस होगा रीडिंग पे। आप पहले रीड कर रहे होंगे, आप क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, फिर लिख रहे होंगे, फिर उनके नोट्स बनाएंगे, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स वगैरह आप बना रहे होंगे इनके। उसके बाद जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, फॉर एग्जांपल नोट्स मेकिंग, क्लासेस अटेंड कर ली आपने, ये सब कुछ कर लिया, आपने रिकमेंड किताबों से सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं, उसके बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। ये आपका पहला स्टेप था जो कि आपने लिया है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? क्लासेस वगैरह अटेंड कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, उनको लग रहा होता है कि उनकी तैयारी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं फियर ऑफ राइटिंग। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता है कि एग्जाम लिखने का है और हमने लिखना है, और वो स्टूडेंट जो कि सक्सेसफुल हो रहे हैं और वो स्टूडेंट जो कि अनसक्सेसफुल हैं, उनमें डिफरेंस है राइटिंग प्रैक्टिस का। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं लिख रहे होते। क्यों नहीं लिख रहे होते? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ राइटिंग। उन्हें डर होता है लिखने का, फियर होता है, इसलिए वो नहीं लिख रहे होते। देयरफॉर वो एग्जाम में जाके पहला अपना ऐसे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, या फिर पहला ही क्वेश्चन जाके वो एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फियर, जिसको हम कह रहे हैं फियर ऑफ राइटिंग। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि लिख तो रहे होते हैं, लेकिन वो चेक नहीं करवा रहे होते। लिखने के बाद उन्हें लग रहा होता है कि बहुत अच्छा हमने लिखा है, और उसको अपने पास सेव कर लेते हैं, चेक नहीं करवा रहे होते। तो ये भी गलती स्टूडेंट्स ने रिपीट नहीं करनी है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग। अगर आप लिखेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट का इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। मोस्टली वो स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम में जाके लिख रहे होते हैं, पहला पेपर क्योंकि ऐसे का होता है, तो वो ऐसे में टाइम मैनेज नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट जब वो सोल्यूशंस लिखना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि लास्ट 25 मिनट्स आर रिमेनिंग। अब 25 मिनट्स में हम 5-6 सोल्यूशंस और कंक्लूजन लिख के उसके बाद प्रूफ रीडिंग कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। एज अ रिजल्ट ऐसे हमारा इनकम्प्लीट रह जाता है और हम ऐसे को क्रैक नहीं कर पाते, बिकॉज हमने पहले क्योंकि लिखा नहीं होता, हमने घर पे प्रैक्टिस नहीं की होती, एकेडमी पे, इंस्टीट्यूशन पे हमने राइटिंग प्रैक्टिस की नहीं है, हमने टाइम मैनेजमेंट पे काम नहीं किया होता, इसलिए ये इशू आ रहा होता है। अगर आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका ये टाइम मैनेजमेंट का इशू खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लिख रहे होंगे तो आपके जितने भी मिस्टेक्स थे वो सारे पहले से ही हाईलाइट हो जाएंगे। सारे मिस्टेक्स आपकी, सारी जितनी भी गलतियां आपकी हो रही हैं वो पहले से ही सारे इश्यूज आपके हाईलाइट हो जाएंगे, और डेफिनेटली जब आप एग्जाम में जाएंगे तो कोई भी इशू नहीं होगा। आपके टाइम मैनेजमेंट का इशू रिजॉल्व हो जाता है। आपने जितनी भी मिस्टेक्स की हुई हैं, आर्गुमेंटेशन में इशू आ रहा है, लैंग्वेज में इशू आ रहा है, एक्सप्रेशन के अंदर इशू आ रहा है, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बनाने के अंदर इशू आ रहा है, आपका जितने भी इश्यूज हैं आपके वो सारे रिजॉल्व हो जाते हैं अगर आप लिख रहे होते हैं तो ये भी आपका इशू इसी के साथ रिजॉल्व हो जाता है। देन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये आप ये एग्जाम कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं। ये तभी आएगा जब आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो एग्जाम हॉल में जाके बैठा है और वो अपना ऐसे अटेम्प्ट उसने करना स्टार्ट कर दिया है। उसने पहले प्रैक्टिस कितनी की थी? 1 या 2 ऐसे की प्रैक्टिस की थी उसने। उसके कंपैरिजन में उसी के साथ एक और स्टूडेंट बैठा है जिसने 37 एसेज लिखे,
और वो चेक करवाएं। चेक करवाने के बाद अब वो एग्जाम हॉल में बैठा है तो वो 38th ऐसे अटेम्प्ट करने जा रहा है, तो क्या दोनों की परफॉर्मेंस सिमिलर होगी? डेफिनेटली नहीं, ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा, टाइम मैनेजमेंट का फ़र्क होगा, आर्गुमेंटेशन का डिफरेंस होगा, एक्सप्रेशन का डिफरेंस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि डिफरेंट होंगी। जिसने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है वो अपना ऐसे कंप्लीट कर लेगा 2.5 घंटे में, या फिर 2 hours 45 मिनट्स में। 15 मिनट्स उसके पास बच जाएंगे जिसमें वो प्रूफ रीडिंग करेगा, जो भी गलतियां छोटी मोटी हैं वो सारी करेक्ट कर लेगा। ऑन दी अदर हैंड, जिसने 1-2 ऐसे अटेम्प्ट किए थे और जाके एग्जाम में बैठा है तो वो उसका टाइम मैनेजमेंट का इशू आएगा, वो हार्डली 3 घंटे में अपना ऐसे कंक्लूड कर पाएगा, प्रूफ रीडिंग तो बात की बात है। तो ये डिफरेंस है जो कि क्रिएट होता है। अगर आप लिखेंगे तो ये भी आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। फिर आपको टीचर डेफिनेटली बता रहा होता है कि आपने मैप्स, फ्लो चार्ट्स, ये चीज़ें ऐड करनी हैं, कौन से आर्ग्यूमेंट्स ऐड करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, लैंग्वेज आपने कैसी रखनी है, यूफेमिस्टिक अप्रोच क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको टीचर बता रहा होता है टाइम टू टाइम। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लिख तो रहे होते हैं लेकिन वो चेक नहीं करवा रहे होते, या फिर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लिख रहे होते हैं और चेक भी करवाना चाह रहे होते हैं लेकिन उनको राइटअप्स चेक होके मिलते ही नहीं है। 15 दिन 20 दिन गुजर जाते हैं, एक राइटअप चेक हो रहा होता है। तो इससे क्या होगा, अगर आपको फौरन राइटअप्स आपके चेक होके मिल रहे हैं तो आपका टाइम श्रिंक हो जाएगा। जो चीज़ आपकी 6 महीने में होनी है अब वो 4 महीने में हो जाएगी, जो 1 साल में होनी है अब वो 6 महीने में होगी। लेकिन अगर आपका टाइम स्पेन बढ़ रहा है, आपका एक राइटअप 2 हफ्ते में या फिर 15 दिन के बाद फिर 20 डेज में चेक हो रहा है, तो फिर जो जिसमें 6 महीने लगने उसमें 1 साल लग जाएगा, और जिस स्टूडेंट को 1 साल लगना है उसको 2 साल लग जाएंगे। हर स्टूडेंट का एप्टीट्यूड डिफरेंट है। सीएसएस एग्जाम आपका 6 महीने में भी हो सकता है, 5 महीने में भी हो सकता है, इसमें 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। बिकॉज एप्टीट्यूड हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा, एकेडमिक बैकग्राउंड डिफरेंट है, रिटन एक्सप्रेशन डिफरेंट है, चीज़ों को जल्दी से अंडरस्टैंड करने के लिए जो एबिलिटी चाहिए वो डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर कर रही होती हैं, जिसमें से एक है आपकी लैंग्वेज, प्रियर नॉलेज किसी सब्जेक्ट के हवाले से कितनी है, एकेडमिक बैकग्राउंड कितना आपका स्ट्रांग है, लैंग्वेज के इश्यूज हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। फिर आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास गाइडेंस कितनी मौजूद है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं ओवरऑल आपके सक्सेस के अंदर। तो आपने क्या करना है, आज से लिखना स्टार्ट करना है, और सिर्फ लिखना नहीं है, राइट डायरेक्शन में लिखना है, और लिखने के बाद चेक भी करवाना है, असेस भी करवाना है, इवैल्यूएशन भी करवानी है, और ये इंश्योर करना है कि जो राइटअप आपका चेक होके आपको मिल रहा है उसके बाद आपने वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। और जब आप नेक्स्ट राइटअप अपना लिखेंगे तो पहली जो गलतियां थी वो खत्म कर देनी है आपने, और नेक्स्ट राइटअप में बेशक दूसरी गलतियां करें, पहली गलती आपने नहीं करनी। आज से आपने फियर ऑफ राइटिंग को ओवरकम करना है और राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम रिटन है और तभी पास होगा जब आप लिखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसे कि आपको पता है कि टॉर्च बेयरर सीरीज अकेडमी ऑनलाइन और ऑन कैंपस मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रही है। आपके मॉक टेस्ट सीरीज राइट आफ्टर ईद स्टार्ट होंगे और सेकंड मैच स्टार्ट होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मॉक टेस्ट सीरीज देने में तो गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सद्दाम हुसैन मक्सी एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्च बेयरर सीरीज अकेडमी। आज हम प्राइमरीली उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी सीएसएस का अटेम्प्ट दिया हुआ है और रिजल्ट अवेटिंग है। सीएसएस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइम बाउंड प्रिपरेशन करें अपनी। मोस्टली वो स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट दे देते हैं उसके बाद वो कौन सी गलतियां करते हैं, इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और जिन्होंने अटेम्प्ट दिया हुआ है और रिज़ल्ट अवेटिंग है, आगे उन्होंने क्या करना है, इसी को हम डिस्कस करेंगे आज की इस शॉर्ट वीडियो में। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जो रिज़ल्ट अवेटिंग हैं वो कौन सी गलतियाँ करते हैं जब उन्होंने अटेम्प्ट दिया हुआ होता है उसके बाद। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सबकी बात नहीं कर रहे, ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं। जिन्होंने अटेम्प्ट दिया हुआ होता है उसके बाद वो अपनी तैयारी डिसकंटिन्यू कर देते हैं। जैसे अटेम्प्ट दे दिया उसके बाद अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते, फॉर मैनी रीजंस, काफ़ी रीजंस उसके हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू नहीं करते। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं, जॉब के तरफ वो चले जाते हैं, और या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि मास्टर्स में एनरोल हो जाते हैं और वहाँ पे वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उन्होंने सीएसएस की प्रिपरेशन को डिसकंटिन्यू किया हुआ होता है। तो इसके ऊपर ही आज हम बात करने जा रहे हैं। फिर उनके बहुत सारे लूप होल्स भी बचे हुए होते हैं और उन्होंने उनको ओवरकम नहीं किया होता। ये जो सारी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, इन्हीं को आपने एड्रेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अटेम्प्ट दे दिया है तो उसके बाद अब आपने अपनी तैयारी को डिसकंटिन्यू नहीं रखना।
आपने करंट अफेयर्स के साथ कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड रहना है। अपने जितने भी इश्यूज़ हैं, लूप होल्स हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, उनके ऊपर आपने काम करना है। जहाँ पे भी आपके इश्यूज़ आए थे, जब आपने अटेम्प्ट दिया हुआ है तो आपको पता है कि आपको कहाँ पे डिफ़िकल्टी आई, वेदर ऐसे में आई, करंट अफेयर्स में या फिर किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने डिफ़िकल्टी फ़ेस की। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि कहाँ पे आपने कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस की है, तो उस लूप होल को आपने ठीक करना है, करेक्ट करना है। उसके अलावा आपने अटेम्प्ट दे दिया है तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप अपनी तैयारी डिसकंटिन्यू नहीं करें। मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि अटेम्प्ट देने के बाद तैयारी अपनी डिसकंटिन्यू कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, वो अपने रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो पता चल रहा होता है कि भाई इतने पेपर्स रह गए हमारे। अब क्योंकि अटेम्प्ट देने के बाद वो स्टडी से डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उसके बाद डेफिनेटली वो अप टू डेट नहीं रहता। उसने जो कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर किए होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। और उसके अलावा डेफिनेटली करंट अफेयर्स के साथ वो जो है वो करंट अफेयर्स के साथ वो अपडेटेड नहीं रहते हैं, उनको स्टडी नहीं कर रहे होते, डेली जो टॉपिक्स वगैरह आ रहे होते हैं हमारे पास। तो एज अ रिज़ल्ट जब रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद रिज़ल्ट के बाद जो है हमने जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देना होता है उसमें गैप बहुत कम रह जाता है। एज अ रिज़ल्ट स्टूडेंट वो साल भी स्किप कर देता है। तो इसी इशू को आपने एड्रेस करना है। जब आपने अटेम्प्ट दे दिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। अपने लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके ऊपर आपने काम करना है और मेंटोर तो मस्ट है, उसी के साथ आपने चलना है कि आगे आपने अब क्या करना है। स्टडी को डिसकंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करना है और आपने हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि हो सकता है कि रिज़ल्ट आपके फेवर में आए और ये भी पॉसिबल है कि रिज़ल्ट फेवर में ना आए। लेकिन अगर रिज़ल्ट फेवर में नहीं आता और हमने अपनी स्टडी डिसकंटिन्यू की होती है तो उसके बाद वो साल भी हमारा चला जाता है, क्योंकि हमारी तैयारी इतनी होती नहीं है कि अब हम नेक्स्ट अटेम्प्ट दें। एज अ रिज़ल्ट वो साल भी हमारा मिस हो जाता है और फिर हम अगले साल के लिए तैयारी अपनी कंटिन्यू करते हैं। एज अ रिज़ल्ट हमें 3 साढ़े 3 साल लग जाते हैं इसके अंदर। आपने क्या करना है, अटेम्प्ट दे दिया, उसके बाद अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है और जैसे ही रिज़ल्ट आ जाए, अगर पास हो जाता है तो वेल एंड गुड, इससे कोई अच्छी न्यूज़ हो नहीं सकती। अगर पास नहीं हो पाता तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना है और आपने प्रिपेयर्ड रहना है किसी भी सिचुएशन के लिए। और जब आप प्रिपेयर्ड होंगे तो डेफिनेटली आप स्टडी के साथ भी कनेक्टेड थे और जब रिज़ल्ट आएगा और किसी भी तरह का कोई पेपर आपका रुक गया है तो कोई इशू नहीं है। आपके पास जो गिवन टाइम होगा उसमें आप उसको कवर कर सकते हैं और फिर आप अपना अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप बीच में कोई भी गैप नहीं करेंगे। स्टडी के हवाले से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। फर्स्ट डे पे आपने डिसाइड किया सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करनी है, वहाँ से लेके एंड तक जब तक आप पास नहीं होते आपने कोई भी गैप नहीं देना, डिसकंटिन्यू नहीं करनी अपनी स्टडी को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। Dear students, this is Siddham Senmaksi and I welcome you all once again to the platform of Torch Bearer CS Academy. आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर रिटन एक्सप्रेशन। सीएसएस के अंदर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं 1200, जिसमें से 6 आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे और 600 मार्क्स होंगे आपके ऑप्शन सब्जेक्ट्स के। 12 पेपर्स हैं या फिर 1200 मार्क्स हैं और आपने 1100 मार्क्स के जो पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं वो इंग्लिश में करने हैं। एक आपके पास ऑप्शन होता है कि इस्लामिक स्टडीज़ आप इंग्लिश में भी ऑप्ट कर सकते हैं या फिर उर्दू में भी कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी लैंग्वेज, रिटन एक्सप्रेशन जिसको हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ओवरऑल आपने जो 12 पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं उसमें जो सिग्निफिकेंट रोल होगा वो आपके इंग्लिश का होगा। एक आपके पास पेपर है प्रेसिंग कंपोजिशन का और दूसरा है आपके पास इंग्लिश ऐसे का पेपर। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं वो इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप आपका जो है वही है कि आप अपने इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें। मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं उनके पास मोर और लेस इंग्लिश के इश्यूज़ हो रहे होते हैं। या तो उनकी रिटन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा वीक होती है या फिर ग्रामर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं उनके। लेकिन फिर भी हालांकि उनको पता होता है कि लैंग्वेज उनकी ठीक नहीं है, ग्रामर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते। अब क्यों काम नहीं कर रहे होते, मे बी ग्रेजुएशन होने के बाद या फिर ग्रेजुएशन की लेवल पे आके भी वो सोच रहे होते हैं कि ग्रामर अभी तक हमारी सही नहीं है। इस चीज़ को मे बी वो रियलाइज़ नहीं करना चाह रहे होते या फिर इसको एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे होते, इसलिए इसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस नहीं करते। हालांकि टीचर उनको इश्यूज़ वगैरह हाईलाइट करके बता रहे होते हैं कि ये आपके इश्यूज़ हैं और इन पे आपने काम करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है, ग्रामर के ऊपर आपने फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक टीचर के पास जाएं, अपने कुछ राइटअप्स वगैरह चेक करवाएं और उसमें सोली आप अपनी सिर्फ ग्रामर वगैरह और इंग्लिश और वोकैबलरी, एक्सप्रेशन, सेंटेक्स, ये सारी चीज़ें चेक करवाएं। चेक करवाने के बाद फिर आपको टीचर जैसे जैसे गाइड करें, सजेस्ट करें, उनके ऊपर आपने काम करना है, स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आपने जो फर्स्ट स्टेप लेना है वो ये लेना है कि आपने अपनी लैंग्वेज को सही कर लेना है, करेक्ट कर लेना है। अब उसके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने ठीक करनी है।
मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। जितने ज़्यादा आपके लैंग्वेज के अंदर इश्यूज़ होंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा CSS के एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे स्टार्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेंसेस से स्टार्ट करें, सारे टेंसेस को आप कवर करें। उसके बाद टेंसेस जैसे आपके कवर हो गए तो देन आप उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर फोकस करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हो गए तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपके पास आ गए हैं, उनके ऊपर आपने फोकस करना है। आर्टिकल्स को आपने पढ़ना है, जो कंडीशनल्स हैं उनको आपने देखना है। मतलब कि ग्रामर के अंदर ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं वो सारी आपने कवर करनी है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हेयर डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड डॉन न्यूज़पेपर और एनी अदर न्यूज़पेपर। ये जो लेक्चर है या फिर ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिगनर्स हैं, और इन दी एंड हम उन स्टूडेंट्स के हवाले से भी डिस्कस करेंगे जो कि एडवांस्ड हैं या फिर जिन्होंने काफ़ी अपनी तैयारी की हुई है, तो उन्होंने अपनी तैयारी को मज़ीद आगे कैसे लेकर जाना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बिगनर्स के हवाले से कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने CSS की तैयारी स्टार्ट कर दी है या फिर सोच रहे हैं कि हम तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, या फिर बिल्कुल इनिशियल फेज़ में हैं या फिर बिगनर्स हैं, तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और इन दी एंड हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि फिर आगे भी हम कुछ सोर्सेज की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है। ये आपके सामने डॉन न्यूज़पेपर है, इसका ये फ्रंट पेज है। मोस्टली डॉन न्यूज़पेपर हो या फिर कोई और पेपर हो तो उस पेपर में प्राइमरीली डोमेस्टिक अफेयर्स को कवर किया जा रहा होता है। जैसे कि आज का न्यूज़पेपर है तो इसमें डोमेस्टिक अफेयर्स को कवर किया गया है। अब जो CSS एस्पायरेंट है उसने 12 पेपर्स की तैयारी करनी है, जिसमें से एक सब्जेक्ट करंट अफेयर्स भी है। डेफिनेटली हम पूरा टाइम एक सब्जेक्ट को या फिर सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग को तो नहीं दे सकते, तो फिर हम किस तरह से इफेक्टिव वे में न्यूज़पेपर को पढ़ें, इन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फर्स्ट पेज है, आपने इस फर्स्ट पेज पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। इस फर्स्ट पेज पे आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना ही इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। हमें इफेक्टिव वे में न्यूज़पेपर को पढ़ना है और वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज होगा या फ्रंट पेज होगा आपका, इसको आपने स्किप करना है। आपने इस पेपर को, फ्रंट पेज को नहीं पढ़ना। इसकी जगह पे आपने करना क्या है, सिंपली आप यूट्यूब पे जाएं, शेयरबिन नाम से BBC की हम बात करते हैं कि वो जो है एक हेडलाइंस प्रोवाइड करते हैं शेयरबिन के नाम से। आप सिंपली दिल्ली जाके वो हेडलाइन सुन लें, 2 से 3 मिनट की है। वो जो आप डेली 2 से 3 मिनट की शेयरबिन की न्यूज़ सुन लेंगे, उससे आपका जो फ्रंट पेज है वो पूरा कवर हो जाएगा। यानी कि जितने भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स हैं वो आपके 2 मिनट में कवर हो जाएंगे, उस अगर आपने हेडलाइन को सुन लिया तो। इन पूरी डिटेल्स को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमने बात कर ली फ्रंट पेज की। वंस आपने फ्रंट पेज को स्किप कर दिया तो फिर आपने जाना है डायरेक्टली लास्ट पेज पे, यानी कि एंड वाले पेज पे। तो ये आपके पास एंड पेज होगा। ये जो लास्ट पेज है इसमें आपको मिलेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल न्यूज़ आपको यहां से मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, टाइटल है इंडिया कैन नॉट अमेंड वाटर ट्रीटी ऑन इट्स ओन। ये एक इंटरनेशनल अफेयर का टॉपिक है। इंटरनेशनल अफेयर्स में हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। दूसरा है सऊदी अरेबिया ओमान टू होल्ड सीज फायर टॉक्स विथ हाउथीज। ये भी एक इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉपिक है। तो ये जो आपके पास इंटरनेशनल अफेयर्स का पोर्शन होगा उसको आपने अच्छे से कवर करना है, उसको आपने पढ़ना है। वंस आपने इसको पढ़ लिया तो उसके बाद आपने और क्या काम करने हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि आपने डोमेस्टिक अफेयर्स नहीं पढ़ने, उसकी जगह पे आपने शेयरबिन न्यूज़ है उसको आपने कवर कर लेना है, नंबर 1। उसके बाद आप डायरेक्टली इंटरनेशनल पोर्शन पे आ जाएंगे। इंटरनेशनल पोर्शन में जो टॉपिक्स आए हुए हैं आपने उनको गो थ्रू लाजमी करना है। ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर सिंपली आप आ जाएं एडिटोरियल्स और ओपिनियन सेक्शन में। लेट्स सी, इन सेक्शन को फिर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन।
फिर ये आपके पास है ओपिनियन पोर्शन। डेली अगर आप न्यूज़पेपर को देख रहे होंगे तो आपके पास 4 ओपिनियंस आते हैं डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर के अंदर, और एक आपके पास साइड पे आ रहा होता है एडिटोरियल्स, जिसमें 3 एडिटोरियल्स दिए हुए होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 3 एडिटोरियल्स दिए हुए होते हैं। और इन दी एंड यहाँ पे दिए हुए होते हैं लेटर्स टू एडिटर। जो मसले वगैरह हैं किसी के, तो वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स वगैरह या फिर जो लोकल्स हैं वो यहाँ पे लेटर्स टू एडिटर लिख रहे होते हैं, और जो इश्यूज को प्रॉपरली हाईलाइट कर रहे होते हैं उनके लेटर्स वगैरह पब्लिश भी हो जाते हैं। अब ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट पेज है, एक तो ओपिनियन पोर्शन एंड नंबर 2 एडिटोरियल पोर्शन। अब ये ओपिनियन पोर्शन और एडिटोरियल पोर्शन को हमने स्किप नहीं करना है, लेकिन डेली 4 ओपिनियंस आ रहे होते हैं और 3 एडिटोरियल्स आ रहे होते हैं। तो क्या हमने ये सारे पढ़ने हैं? शॉर्ट जवाब है, सारे नहीं पढ़ने। अगर आप एडिटोरियल को स्किप करना चाहें तो वो आप स्किप कर सकते हैं। ये जो 3 एडिटोरियल्स हैं इसकी बात कर रहे हैं हम, नीडलेस टर्मोइल, चाइनीज डिप्लोमेसी, इनको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये जो ओपिनियन पोर्शन है इसको हमने स्किप नहीं करना होता। ओपिनियन पोर्शन को आपने पढ़ना है। अब ओपिनियन पोर्शन में भी डेली 4 ओपिनियंस आ रहे होते हैं, तो क्या हमने ये 4 ओपिनियंस डेली पढ़ने हैं? अब इस पे आपने कुछ सोचना है, कुछ चीजें हैं जो कि आपने करनी है। नंबर 1, आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वगैरह चूज किए हुए हैं और जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इनको आप अपने माइंड में रखें, और उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि ये जो टॉपिक है, ये जो ओपिनियन है, ये कौन से सब्जेक्ट के साथ आपका ओवरलैप हो रहा है। अगर ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपका ओवरलैप हो रहा है तो वो आपने ओपिनियन पढ़ना है। अगर ओवरलैप नहीं हो रहा तो सिंपली आपने उसको स्किप कर देना है। बिगनर लेवल पे हैं अगर आप, तो एटलीस्ट आपने ये 4 ओपिनियन जो हैं ये आपने लाजमी पढ़ने हैं। स्टार्टिंग लेवल पे, इनिशियल लेवल पे, बिगनर लेवल पे हमने ओपिनियंस वगैरह स्किप नहीं करने होते। लेटर ऑन जैसे जैसे आपकी नॉलेज में इजाफा होता जा रहा होता है, फिर आपने यहाँ से टॉपिक्स या फिर ओपिनियंस जो हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। तभी स्किप करेंगे जब आपको लगे कि ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर एक ओपिनियन लिखा हुआ है ये इरेलीवेंट है, फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये जो मैंने बात की है ये बिगिनर्स के लिए है कि आप डॉन न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे कैसे। इस तरह से आपने पढ़ना है। फ्रंट पेज को आपने स्किप करना है, उसकी जगह पे, उसकी रिप्लेसमेंट में आपने सिंपली शेयरबिन न्यूज़ है उसकी हेडलाइंस देख लेनी है। उसके बाद हम लास्ट पेज पे जाएंगे। लास्ट पेज पे जो इंटरनेशनल इश्यूज वगैरह डिस्कस किए जाते हैं वो आपने पढ़ने हैं। देन हम आएंगे ओपिनियन पोर्शन पे। 4 ओपिनियंस होते हैं, इन 4 को हमने पढ़ना है, और जो एडिटोरियल्स हैं उनको स्किप किया जा सकता है। ये जो हमने बात की है ओवरऑल ये बिगनर्स के लिए है। अब उसके बाद जो स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी ऑलरेडी कर ली है या फिर उन्होंने काफ़ी तैयारी अपनी कर ली है, तो अब वो क्या करें? अब हम उनके हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डॉन न्यूज़पेपर उनके लिए है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, लेकिन अगर आपने काफ़ी अपनी तैयारी कर ली है तो अब आपने डॉन न्यूज़पेपर से डेफिनेटली आगे जाना है। CSS इज द नेम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और तभी आपको मार्क्स मिलेंगे जब आपने दूसरे किसी स्टूडेंट से, दूसरे किसी कैंडिडेट से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया हो या फिर बेहतर परफॉर्म किया हो। और मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपके जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम रिसोर्सेज पढ़ के, सेम रिसोर्सेज पे रिलाई करके डेफिनेटली हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ सोर्सेज आपको डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे अपने डेफिनेटली। उसके लिए हमें क्या करना है? सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जामिनर की रिपोर्ट पढ़ लें। हर साल FPSC जब पेपर्स हो जाते हैं तो उसके बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जो कि एग्जामिनर रिपोर्ट कहलाई जाती है, और उसमें बताया जा रहा होता है कि स्टूडेंट्स ने इस बार कौन से इश्यूज किए हैं, क्या इश्यूज पेपर में हमने फाइंड किए हैं, और एग्जामिनर ने अगर किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट को फेल किया है तो क्यों किया है, और जिनको पास किया है तो उसके क्या रीजंस थे। ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दैट एग्जामिनर रिपोर्ट। आपने ये एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ लेनी है। अगर आप ये एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें से 2-3 चीजें हैं जो कि कॉमन है। फर्स्ट चीज कॉमन क्या है? फर्स्ट चीज कॉमन ये है कि स्टूडेंट्स आर राइटिंग रिडंडेंट मटेरियल, यानी कि सेम मटेरियल लिख रहे होते हैं, वही मटेरियल लिख रहे होते हैं जो कि हर स्टूडेंट लिख रहा होता है। अब डेफिनेटली अगर आप सेम मटेरियल लिख रहे होंगे, सेम मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो एग्जामिनर हो सकता है कि आपको ज्यादा मार्क्स ना दे। फिर आपने क्या करना है? आपने रिसोर्सेज अपने डाइवर्सिफाई करने। उसके बाद एग्जामिनर ये भी कह रहा होता है कि स्टूडेंट्स आर राइटिंग सब स्टैंडर्ड मटेरियल। डेफिनेटली जब हम बिल्कुल
टर्शरी नॉलेज से प्रिपेयर कर रहे होंगे, टर्शनरी मटेरियल से प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो हम डेफिनेटली क्वालिटी मटेरियल प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ये भी एग्जामिनर की एक शिकायत होती है कि स्टूडेंट्स आर राइटिंग सब स्टैंडर्ड मटेरियल। ये दूसरा इशू है। तीसरा इशू क्या है, स्टूडेंट्स की ग्रामर बहुत ज्यादा वीक है या फिर पुअर है, ये भी एक इशू है। अब एग्जामिनर ने इन सारे इश्यूज को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ होता है। सोल्यूशन एग्जामिनर ने क्या दिया है, एग्जामिनर ने कहा है कि आप इंटरनेशनल मैगजीन्स और रिसर्च पेपर्स के ऊपर रिलाय करें। अब एग्जामिनर ने हमें ये बताया हुआ है अपने रिपोर्ट के अंदर कि स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और रिसर्च पेपर्स अपने पेपर के अंदर कोट करने हैं, लेकिन हम ये चीजें कोट नहीं कर रहे होते। जब हम ये चीजें कोट नहीं करते तो एज अ रिजल्ट हम ज्यादा मार्क्स ग्रैब नहीं कर पाते। तो आपने अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है, जिसमें आपने अपने ग्रामर लैंग्वेज के इश्यूज भी ठीक करने हैं। सब स्टैंडर्ड मटेरियल, रिडंडेंट मटेरियल आपने नहीं पढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2, ग्रामर को ठीक करना है। एंड नंबर 3, आपने इंटरनेशनल मैगजीन्स और रिसर्च पेपर्स को भी कंसल्ट करना है, ताकि जब आप जवाब लिख रहे होंगे तो उन पॉइंट्स को भी अपने राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर लें। 2-3 मैं आपको रिसोर्सेज बता देता हूं, उसके बाद फर्दर आपने इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करनी है और अकॉर्डिंगली इन रिसोर्सेज को और ज्यादा एनरिच करना है। पहली रिसोर्स है हमारे पास इप्री। रिसर्च पेपर्स आपने इनके पढ़ने हैं। ISSI है, इनके भी रिसर्च पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इनको आपने पढ़ना होता है। इनको अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके आर्ग्यूमेंट में और किसी और स्टूडेंट के आर्ग्यूमेंट में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा, क्योंकि इनको आर्टिकल्स को लिखने में बहुत ज्यादा एफर्ट लग रही होती हैं और उसके बाद जाके ये आर्टिकल्स पब्लिश होती हैं और दे आर वेरी रिच इन कंटेंट। नंबर 1 तो आपके पास रिसोर्स इप्री और ISSI ये होने चाहिए। उसके बाद आपने इंटरनेशनल मैगजीन्स को भी कंसल्ट करना है, जिसमें एक नाम मैं आपको बता देता हूं, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। इसको आपने कंसल्ट करना है। फिर हमारे पास है फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन अफेयर्स। अब यहां पे इशू ये आता है कि फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स ये पेड आर्टिकल्स हैं। अब स्टूडेंट्स डेफिनेटली पेड आर्टिकल्स तो उसके लिए अमाउंट पे नहीं करना चाह रहे होते, तो सिंपली जो एक महीना खत्म हो जाता है तो उसके बाद इनकी मैगजीन PDF फॉर्म में आ जाती हैं, तो आप एटलीस्ट वो PDF प्रिपेयर कर लें, उन PDFs को पढ़ लें। एक महीने के बाद एक मैगजीन आ जाती है, इनके PDF में सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए जाते हैं और आप उनको कवर कर लें। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में आप काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और इंप्रूवमेंट भी आएगी। इसी तरह से आप एग्जाम के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे।